Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 13, the Second World War 1939 to 1945. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 से. द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर को हिंदी में कहा गया है शीत युद्ध. ठीक है. कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हो रहा था? तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में हो रहा था. वो दो कौन सी कंट्रीज थी जो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी? यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया. ठीक है. अब बहुत सारी स्टोरीज प्रेवलेंट हैं इसके पीछे कि कोल्ड वॉर का रीज़न ये था वो था. कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एटम बॉम्ब बना चुका था, उसने सबसे छुपा के रखा कि मेरे पास ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है. इससे रशिया को सही नहीं लगा, इसीलिए रशिया गुस्सा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स से. फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी हेजेमनी ख़त्म होती है तो दोनों ही सुपर पावर एमर्ज होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया. और ये आपस में इतना कंपटीशन करती हैं कि इस कंपटीशन के कारण इनके बीच में कोल्ड वॉर आ जाता है. ये लोग आर्म्स रेस करते हैं, मून रेस कर रहे हैं, मार्स रेस कर रहे हैं, दुनिया भर की जो भी चीज़ें थी इस वजह से कोल्ड वॉर होता है. अब ये तो थी स्टोरीज. हम पढ़ेंगे वो जो बुक में लिखा है कोल्ड वॉर. तो बेटा जो यूनाइटेड स्टेट्स था और जो रशिया था, अमेरिका और रशिया, ये दोनों एमर्ज होते हैं एज ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है. वर्ल्ड वॉर 2 के साथ ही ब्रिटेन की हेजेमनी भी ख़त्म होती है. वो ब्रिटेन जो मोर देन 60% ऑफ लैंड को एक टाइम में कंट्रोल कर रहा होता था, अब उसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में होती है कि सुपर पावर जैसी तो कोई बात उसके अंदर बचती ही नहीं है. तो दो नई पावर जिन्हें हम सुपर पावर कहेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, इनका एमरजेंस होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. जो पूरा के पूरा वर्ल्ड होता है वो दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड होता दिखता है कि भाई पूरी दुनिया दो भागों में बट गई है. एक वो लोग हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, उसकी आइडियोलॉजी को, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, नेटो का पार्ट है. और दूसरा वो जो रशिया को पसंद करते हैं, रशिया की जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, उसको पसंद करते हैं और वॉर्सो पैक्ट का पार्ट है. तो मतलब पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई दिखाई पड़ती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. ठीक है. तो दो पावर ब्लॉक हैं. एक पावर ब्लॉक है डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरा वाला है कम्युनिस्ट ब्लॉक. कैपिटलिस्ट ब्लॉक अमेरिका का है, कम्युनिस्ट ब्लॉक रशिया का है. अच्छा, हमारे जैसी कंट्रीज भी थी उस टाइम में इंडिया जो दोनों पावर ब्लॉक का पार्ट नहीं बनती हैं. ना ही तो वो वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करती हैं, ना ही तो नेटो को ज्वाइन करती हैं, ना ही तो प्रो रशिया होती हैं, ना ही तो प्रो अमेरिका होती है. भाई जैसी हमको जैसी नीड होगी हम उस हिसाब से काम करेंगे. और यहीं से कोल्ड वॉर का एमरजेंस होता है बिटवीन द वेस्टर्न पावर्स लेड बाय यूएसए. वेस्टर्न पावर्स को लीड कर रहा था यूएसए और कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको लीड कर रहा था रशिया. ये जो टर्म कोल्ड वॉर है इसे पहली बार यूज़ किया था बर्नार्ड बेरूच ने, जो कि अमेरिकन स्टेट्समैन थे. तो द टर्म कोल्ड वॉर वॉज फर्स्ट यूज बाय हुम? बर्नार्ड बेरूच, जो कहाँ से थे? अमेरिका से थे. इन्होंने एक स्पीच दी 16 अप्रैल 1947 को, जिसमें इन्होंने कहा, लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, वी आर टुडे इन द मिड्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर. तो ये सबको बताते हैं अपनी स्पीच में जो इन्होंने 16 अप्रैल 1947 को दी कि भाई हम लोग कोल्ड वॉर के बीच में हैं, हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए कि भाई युद्ध नहीं है, हम लोग युद्ध में ही हैं. कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ एक्सट्रीम पॉलिटिकल अनफ्रेंडलीनेस थी. ठीक है. अगर आप इस कंट्री के साथ हो तो हम आपके साथ नहीं हैं, आप उस कंट्री के साथ हो तो हम आपके साथ नहीं हैं. दोनों कंट्री यूएसए और रशिया तो आपस में फ़ाइट में हैं ही हैं. और ये फाइट भी डायरेक्ट दिख नहीं रही है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है, पर फिर भी कुछ तो चल रहा है. ठीक है. पीस है, पर वो पीस भी थोड़ा भयंकर पीस है. ठीक है. तो यहाँ पर पॉलिटिकल अनफ्रेंडलीनेस है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में. अच्छा, एक्चुअल में ये एक दूसरे से फाइट भी नहीं कर रही हैं, कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में. ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं. ठीक है. दुनिया भर को दो भागों में बांट दे रहे हैं और उनमें युद्ध कराए जा रहे हैं. नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया. ठीक है. इनमें ही लड़ाई करवाते जाओ. तो बेटा सामने सामने सीधे सीधे लड़ नहीं रहे हैं, पर पॉलिटिकल अनफ्रेंडलीनेस भी है.
आप इसको सपोर्ट करें, अच्छा तुम वो कंट्री हो जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो, तो रशिया कहेगा भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, ठीक है, हमारी तुम्हारी पक्की दुश्मनी। तो इस तरीके से सिचुएशन थी। इन फैक्ट द कोल्ड वॉर वॉज नीदर अ कंडीशन ऑफ वॉर, कोल्ड वॉर में ना ही तो वॉर था ना ही तो पीस थी, अनईजी पीस की एक स्टेट थी जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो बात समझ में आई, कोल्ड वॉर में ना तो वॉर था ना ही तो पीस थी जिस पीस को हम क्या कहेंगे, अनईजी पीस। इट्स कॉन्सिक्वेंसीज, अब हम इसकी कॉन्सिक्वेंसीज को डिस्कस करेंगे। कोल्ड वॉर सेट इन अ मोशन ऑफ मेड रेस ऑफ आर्मामेंट्स। अब दोनों कंट्री, रशिया भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, पागलों की तरह से रेस में लगे हुए हैं। क्या रेस? वेपन्स की, आर्म्स की। तुमने ये मिसाइल बना ली, मैंने ये मिसाइल बना ली, तुम्हारी मिसाइल 500 मीटर तक हमला कर सकती है, मेरी मिसाइल किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अच्छा तुमने फाइटर जेट बना लिया, मैंने ये वाला जेट बना लिया, मतलब ये गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इट ऑल्सो लेट द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मिलिट्री अलायंसेज। अब मिलिट्री अलायंसेज भी बने, एक का नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे का नाम था सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंडर यूएस लीडरशिप। दोनों किसकी लीडरशिप में बने? यूएस। और दूसरा था वॉर्सो पैक्ट, जो रशिया और उसकी सपोर्टर कंट्रीज़ ने साइन किया, ठीक है, रशिया और उसकी साथी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बीच में हुआ वॉर्सो पैक्ट। और नेटो सीटो इसको बनाने वाला था यूएसए। अब हम देखेंगे भाई एक के बाद एक क्राइसिस कैसे आती जाती रहती है। जो कोल्ड वॉर है उसमें हम देखते हैं एक क्राइसिस बामुश्किल ख़त्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। जैसे बर्लिन ब्लॉकेड, ये कब से कब तक रहा? 48 से 49, पूरा एक साल। फिर क्राइसिस ओवर मिसाइल इन क्यूबा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से भी ये फेमस है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। गूगल पे सर्च करना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो बर्लिन ब्लॉकेड हो, क्राइसिस ओवर मिसाइल्स इन क्यूबा हो जो 1962 में हुआ, मिलिट्री इंटरवेंशन हो चेकोस्लोवाकिया में। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि ये लोग आपस में खुद डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, पर दुनिया भर में आपस में लोगों को लड़वा रहे हैं। और फिर एक ग्रुप को सपोर्ट करता, जैसे सपोज करो यहाँ हम नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की बात करें, तो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है रशिया। और इन दोनों के बीच में जो समझौता, जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी, उसे कभी नहीं होने दिया यूएसए और रशिया ने। मतलब पूरी दुनिया को, पूरे कंट्रीज़ को दो भागों में बांट दो, एक को यूएसए सपोर्ट करेगा, दूसरे को रशिया सपोर्ट करेगा, और फिर अल्टीमेटली यूएसए भी अपने वॉरफेयर मशीनरी को बेचेगा और रशिया भी बेचेगा। तुम लड़ो, आर्म्स हम देंगे, तुम लड़ो, वॉरफेयर मशीनरी हम देंगे, ऐसे प्रॉमिस कर करके पूरी दुनिया को इन्होंने लड़ाया। तो पहला बर्लिन ब्लॉकेड, दूसरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तीसरा चेकोस्लोवाकियन इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया। और जब हमने चारों तरफ ऐसी सिचुएशन देखी तो हमने एक ऐसी पॉलिसी को ऑप्ट किया कि भाई हम दोनों में से किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे, हम अपने आप को दूर रखेंगे और कंटिन्यूस काम करते रहेंगे जिससे वर्ल्ड में पीस आए। India adopted a policy of keeping out of military alliances and working for the development of their people and peace. पीस के लिए, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे, दुनिया में पीस आए ऐसे काम हम करेंगे। और इन्हीं लोगों को बोला गया, दिस केम टू बी नोन एज अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये ही जो पॉलिसी थी ये बाद में क्या कहलाई? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जहाँ हम किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बने, हमने अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए सोचा, वर्ल्ड के पीस के लिए सोचा, और फाइनली अल्टीमेटली इस पॉलिसी को क्या कहा गया? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब हम देखेंगे कि भाई शीत युद्ध समाप्त कब होता है। ये जो दो सुपर पावर्स थी ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को प्रेफर करती थी, ठीक है, न्यूक्लियर वॉर नहीं करना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रहें, दोनों ही कंट्रीज़ ने एट ये डिसाइड किया। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी, इंडिया जिसका मेजर पार्ट था, इसने भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे जो इंटेंसिटी थी कोल्ड वॉर की वो कम हो गई। जो रशियन प्रेसिडेंट थे मिशेल गोर्बाचेव, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे रिफॉर्म्स रशिया में। बेटा कौन? रशियन प्रेसिडेंट जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए रशिया में। इनकी जो पॉलिसीज़ थी उसमें पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन था, जिसने वर्ल्ड की टेंशन को, कोल्ड वॉर को बहुत हद तक कम किया।
एक रिलीफ दिया वर्ल्ड को। पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन होना चाहिए, मतलब इनकी जो फिलॉसफी थी अर्ली जो इनके लीडर्स थे उससे बिल्कुल अलग थी। और बेटा ये जो वार्सो पैक्ट था ये डिसॉल्व हो गया जुलाई 1991 को। द वार्सो पैक्ट डिसॉल्व इन जुलाई 1991, पर नेटो अभी तक कंटिन्यू है, नेटो अभी भी चल रहा है। अमेरिकन लैड जो मिलिट्री ग्रुप था वो अभी तक चल रहा है, पर वार्सो पैक्ट 1991 में डिसॉल्व हो जाता है। एंड इन दिसंबर 1991 ही अनाउंस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन यूएसएसआर इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है दिसंबर 1991 को, फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाता है। विद दिस द कोल्ड वॉर फाइनली कम टू एंड, और जैसे ही यूएसएसआर सोवियत यूनियन टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, कोल्ड वॉर का भी एंड हो जाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बेटा यूनाइटेड नेशंस का बनना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि दुनिया अब थक गई थी। 18 में जैसे तैसे वर्ल्ड वॉर को ख़त्म किया, फिर से वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन। अब हर व्यक्ति चाहता था कि दुनिया एक अच्छी प्लेस बने जहाँ सब खुश रहें भाई, ये युद्ध वुद्ध ना हो, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का जन्म होता है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस होता है उससे दुनिया में होप कंसाइंस की तरह देखा जाता है, द होप एंड कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड। क्या यूनाइटेड नेशंस को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? द होप एंड कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड। जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर था उसमें पीस, सिक्योरिटी, फेथ इन ह्यूमन डिग्निटी ऐसी बातों को मेजर प्रिंसिपल बनाया गया कि भाई यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव है कि अब कोई वॉर नहीं होगा। द यूएन चार्टर लेज डाउन पीस, सिक्योरिटी, फेथ इन ह्यूमन डिग्निटी, शांति, सुरक्षा, ह्यूमन डिग्निटी में फेथ, ये सारे मेजर प्रिंसिपल बने, ऑब्जेक्टिव्स बने यूनाइटेड नेशंस के। बेटा न्यूक्लियर वॉर अगर हो एक बार और हो जाए ना तो पूरी ह्यूमन रेस ख़त्म हो सकती है, तो न्यूक्लियर वॉर को ख़त्म करना था। बेटा समझ रहे हो ये टेंशन यूएन को क्यों है? क्योंकि आज हर कंट्री में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर अब होगा तो हम बचने वाले नहीं हैं, पूरी ह्यूमन रेस ख़त्म हो जाएगी। तो यूएन जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि वो 1970s को 1980s को डिसआर्मामेंट डिकेड की तरह ट्रीट करेगी, है ना, एज द डिसआर्मामेंट डिकेड एंड सेकेंड डिसआर्मामेंट डिकेड रिस्पेक्टिवली। मतलब 1970s पहला डिसआर्मामेंट डिकेड हो जाएगा और 1980s दूसरा डिकेड हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सीटीबीटी पे बात होने लग जाती है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स की बात करती है कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। मतलब जितनी कंट्रीज़ के पास बन चुके हैं वो ठीक है, पर अब जितने भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनसे कहा गया कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। द कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, ये नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को कहती है कि भाई अब आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। पर इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट किया। ठीक है, इंडिया ने क्यों रिजेक्ट किया? कि भाई जिन लोगों के पास हैं क्या वो उसको ख़त्म करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए तैयार है? नहीं ना। तो ऐसा क्यों कि कुछ कंट्रीज़ के पास हों और जो बेचारे हम गरीब अब बनाना चाह रहे हैं, आप हमें बनाने नहीं दो। तो हमने सीटीबीटी पे साइन नहीं किए थे बेटा, इंडिया ने रिजेक्ट किया था इसको, बिकॉज इट डिड नॉट ले डाउन अ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क टू एलिमिनेट ऑल न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि इस ट्रीटी में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी ये अपने बॉम्ब को कब ख़त्म करेंगे, पूरी तरीके से हमारी अर्थ को कब फ्री करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। भाई जब तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी होंगे, और नहीं है तो हम बनाएंगे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।